सोचिए जरा, इतिहास में ये स्वर्ण युग या गोल्डन एज आखिर होता क्या है? क्या वो सिर्फ सोना चांदी होता है या कुछ और? वो क्या चीज है जो किसी राजा और उसके समय को हमेशा के लिए यादगार बना देती है? इतिहास में ऐसे कुछ ही शासक हुए हैं जिन्होंने सच में अपने दौर को एक गोल्डन एज बना दिया। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान सम्राट की, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम और आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। देखिए, इनका शासनकाल सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं है। ये यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स के लिहाज से एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इस सुनहरे दौर को पूरी तरह से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी और शुरुआती जिंदगी को जानेंगे। फिर समझेंगे कि उनकी तलवार और डिप्लोमेसी में क्या खास था। इसके बाद देखेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और उनके मशहूर नवरत्न कौन थे। फिर एक चीनी यात्री फायान की आंखों से उस वक्त के भारत को देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं उस शख्स को जो विक्रमादित्य की महान उपाधि और अनगिनत लेजेंड्स के पीछे है। आखिर वो इंसान था कौन जिसने एक गोल्डन एज की नींव रखी? चंद्रगुप्त द्वितीय महान समुद्रगुप्त के बेटे तो थे, लेकिन उन्हें राजगद्दी थाली में सजी हुई नहीं मिली। उनका रास्ता कह सकते हैं काफी नाटकीय और खूनी था। विशाखदत्त का एक मशहूर नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। उसके मुताबिक कहानी कुछ ऐसी है कि इनके बड़े भाई थे रामगुप्त, एक कमजोर शासक जो शक हमलावरों से इतना डर गए कि अपनी ही पत्नी रानी ध्रुव देवी को उन्हें सौंपने के लिए तैयार हो गए। बस यही वो मोमेंट था जब चंद्रगुप्त ने सीन में एंट्री ली। उन्होंने न सिर्फ भेष बदलकर शक राजा को मारा, बल्कि बाद में अपने डरपोक भाई को भी रास्ते से हटा दिया, रानी के सम्मान को बचाया और खुद सिंहासन पर बैठे। अब देखिए, एक महान राजा की पहचान उसके टाइटल्स यानी उपाधियों से भी होती है, और ये एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रमादित्य मतलब सन ऑफ वैलर, देवराज यानी देवताओं का राजा, शकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है शकों का नाश करने वाला, जो उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को दिखाता है, और परम भागवत, जिससे पता चलता है कि वो विष्णु के भक्त थे। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके पूरे शासन का निचोड़ है। तो एक बड़ा एम्पायर सिर्फ लड़ाई से तो नहीं बनता है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। चलिए अब उनकी डबल एज्ड स्ट्रैटेजी को समझते हैं। एक तरफ थी उनकी मजबूत तलवार और दूसरी तरफ शादी के रिश्ते। उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट थी पश्चिमी भारत में शकों को हराना। जरा सोचिए, ये शक क्षत्रप वहां 300 साल से भी ज्यादा वक्त से जमे हुए थे। इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। इससे ना सिर्फ उनका मिलिट्री पावर साबित हुआ, बल्कि सबसे बड़ा फायदा हुआ आर्थिक। पश्चिमी बंदरगाह, पोर्ट्स उनके कंट्रोल में आ गए और रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड का रास्ता खुल गया, मतलब खजाना ही खजाना। इसके अलावा उन्होंने सिंधु नदी के पार बाहलिकों और बंगाल में भी दुश्मनों को हराया। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, एक ब्रिलियंट डिप्लोमैट भी थे। और उनका हथियार था मैट्रिमोनियल अलायंसेस, यानी शादी के जरिए रिश्ते बनाना। उनकी हर शादी एक पॉलिटिकल मूव होती थी। उन्होंने खुद नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की, जिससे सेंट्रल इंडिया में उनकी पकड़ मजबूत हुई। फिर अपने बेटे कुमारगुप्त की शादी कर्नाटक के कदम्ब वंश में करवाई। और अब आता है उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी डेक्कन के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दी। अब हुआ ये कि रुद्रसेन की जल्दी ही मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रभावती गुप्त ने करीब 20 साल तक अपने बेटों की तरफ से राज किया। ये एक पॉलिटिकल जीनियस का काम था। इससे गुप्तों को डेक्कन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल मिल गया, जो शकों के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही ज्यादा काम आया। तो लड़ाइयां जीत लीं, रिश्ते बना लिए, लेकिन एक महान साम्राज्य की नींव सिर्फ इन पर नहीं टिकी होती। असली मजबूती आती है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर से। तो चलिए अब इस शानदार साम्राज्य की आर्किटेक्चर को समझते हैं। मतलब उनका प्रशासन कैसा था और उनके विश्व प्रसिद्ध नवरत्न कौन थे।
उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था। कुछ की ऑफिसर्स के नाम जान लेते हैं। वीरसेन थे फॉरेन मिनिस्टर, आम्रकारदव थे चीफ मिलिट्री ऑफिसर और शिखर स्वामी थे प्राइम मिनिस्टर। अब ये नाम और इनके पद इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये सीधे सीधे आते हैं। वीरसेन और आम्रकारदव तो खास तौर पर इंपॉर्टेंट हैं। और अब बात करते हैं उनके दरबार की शान की। उनके नवरत्न द 9 जेम्स, ये अपने अपने फील्ड के सुपरस्टार्स थे। सोचिए, महाकवि कालिदास, चिकित्सा के ज्ञाता धन्वंतरी और महान एस्ट्रोनॉमर वराह मिहिर सब एक ही दरबार में। ये दिखाता है कि उनके समय में आर्ट, लिटरेचर और साइंस किस लेवल पर थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कालिदास को उन्होंने कुंतल के राजा के पास एम्बेसडर बनाकर भी भेजा था। अब एक बहुत ही मैच्योर्ड गवर्नेंस की बात करते हैं। चंद्रगुप्त खुद तो एक पक्के वैष्णव थे, विष्णु को मानते थे, लेकिन उनकी स्टेट पॉलिसी पूरी तरह से टॉलरेंट थी, मतलब धार्मिक सहिष्णुता थी। इसका सबसे अच्छा सबूत उनके फॉरेन मिनिस्टर वीरसेन शैव थे और उनके मिलिट्री जनरल आम्रकारदव बौद्ध थे। यही तो एक असली स्वर्णयुग की पहचान है, जहां राजा का पर्सनल फेथ स्टेट पॉलिसी पर हावी नहीं होता। अच्छा, ये तो हुई हमारी बात। अब देखते हैं कि एक आउटसाइडर की नज़र में चंद्रगुप्त का भारत कैसा था। हमारा अगला सेक्शन है फाहियान की नज़र से भारत। चीन से एक बौद्ध यात्री आए थे फाहियान। उनका अकाउंट एक तरह से गुप्ता एम्पायर का थर्ड पार्टी रिपोर्ट कार्ड है। तो फाहियान ने क्या क्या देखा? उन्होंने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लीनियंट था, मतलब सख्त नहीं था। कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा नहीं दी जाती थी, सिर्फ फाइन लगता था। सोसाइटी में शांति थी, खुशहाली थी। लोग डेली ट्रांजैक्शंस के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और तो और गरीबों के लिए फ्री चैरिटी हॉस्पिटल्स भी थे। लेकिन अब आता है सबसे हैरान करने वाला और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। फाहियान ने अपनी पूरी किताब में कहीं भी राजा चंद्रगुप्त का नाम तक नहीं लिखा। ये पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने कहानियां सुनी, ट्रैवलर्स अकाउंट भी देख लिया, पर इतिहास तो ठोस सबूत मांगता है ना? वो क्या लेगेसी है जिसे हम आज भी देख सकते हैं? तो अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल एविडेंस की और फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ रिवीजन को फाइनल टच देंगे। इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख हिस्ट्री के सबसे रिलायबल सोर्स होते हैं। दिल्ली के मेहरौली में जो आयरन पिलर है, उसे ही ले लीजिए। कमाल की बात है, 1600 साल से भी ज्यादा हो गए हैं वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज तक उस पे जंग नहीं लगा। ये उस जमाने की मेटलर्जी का, धातु विज्ञान का जीता जागता सबूत है और उस पर चंद्र नाम के एक राजा की जीत की कहानी लिखी है। अब बात करते हैं सिक्कों की, यानी करेंसी की। यहाँ एक 5 स्टार इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंद्रगुप्त द्वितीय पहले गुप्त राजा थे जिन्होंने चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स इशू किए। और क्यों किए? शकों को हराने की खुशी में। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के सोने के सिक्के भी चलाए, जिन्हें दीनार कहते थे, जैसे सिंह निहंता टाइप, जिसमें वो शेर का शिकार करते दिखते हैं, जो उनकी गुजरात विजय को दर्शाता है। चलिए, एग्जाम से ठीक पहले वाला एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। मिलिट्री पावर, शकों का अंत, टाइटल मिला, शकारी, डिप्लोमेसी, नाग, वाकाटक और कदम से शादी के रिश्ते, कल्चर, नवरत्न, करेंसी, पहले गुप्त राजा जिसने सिल्वर कॉइन्स चलाए, ट्रैवलर, फाहियान, एविडेंस, मेहरौली का आयरन पिलर। बस ये फैक्ट शीट दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अब बारी है सेल्फ असेसमेंट की। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, शकों को हराने की याद में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? ऑप्शंस हैं ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी कुमारगुप्त। सोचिए जरा। दूसरा सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। चीनी यात्री फाहियान के अकाउंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है? ए उसने देश को पीसफुल और प्रॉस्परस बताया, बी डेथ पेनल्टी एक कॉमन पनिशमेंट थी, सी रोज के लेन देन में कौड़ियों का इस्तेमाल होता था, या डी उसने राजा का नाम नहीं लिया। और ये रहा आखिरी सवाल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी किस डायनेस्टी में करके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल किया था? ऑप्शंस हैं ए नागवंश, बी कदंब वंश, सी पुष्यभूति वंश या डी वाकाटक वंश। चलिए अब आंसर्स चेक करते हैं। पहले सवाल का सही जवाब है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरे का है बी डेथ पेनल्टी कॉमन नहीं थी, ये स्टेटमेंट गलत है। और तीसरे का सही जवाब है डी वाकाटक वंश। तो कैसा रहा स्कोर? मुझे यकीन है कि अच्छा ही रहा होगा। और अब जाने से पहले एक सवाल,
जरा सोचिए, अगर चंद्रगुप्त द्वितीय सिर्फ एक वॉरियर होते, एक डिप्लोमैट नहीं, तो क्या गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा और स्टेबल बन पाता? क्या फिर भी हम उनके दौर को गोल्डन एज कह सकते थे? इसी सोच के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।